सामने आई जब पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि एक शख्स इक़्तिदार की लालच में उस वक़्त धांधली का रोना रो रहा था और उसमें उस साजिश में इमरान खान साहब ने पीटीवी पर हमला किया, पुलिस वालों के सर फाड़े, पार्लियामेंट पे हमला किया, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिल जलाने का ऐलान किया और मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए। ये वो तमाम विजुअल्स हैं जो आज पाकिस्तान की आवाम उस वक़्त देखा भी और आज उन्हीं यादों को देखते हुए जब एक जत्था जिसने खूनी मार्च का ऐलान किया, मुसल्ला जत्था और इंतशार और फसाद और फितना फैलाने की पाकिस्तान में कोशिश की, तो आज मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ। मैं अवाम को मुबारकबाद देती हूँ कि अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। आज पाकिस्तान की अवाम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि सियासत से लश्कर कशी का खात्मा हो चुका है। सियासत के अंदर कोई भी अब जत्थे बनाकर पार्लियामान और रियासत पर हमला नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान की आवाम ने एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ अपने जिद, तकब्बुर, फसाद, इंतशार और फितना फैलाने की सोच में पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। उस वक़्त भी 2014 को मैं याद दहानी कराना चाहती हूँ कि उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट शी पिंग और जो सीपैक है वो मंसूबा पाकिस्तान आ रहा था, उस वक़्त भी मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क को तरक्की, महंगाई में कमी और मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहा था। उस दिन भी आवाम को याद होगा कि जब ये धरना दे रहा था, गाली दे रहा था, हमले कर रहा था, ये शख्स जो कंटेनर पर था, जो मुल्क के रियासती अदारों पर हमले कर रहा था, उस वक़्त भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क को संवारने, मुल्क को तरक्की देने, अवाम को खुशहाली देने, पाकिस्तान की अवाम को रोज़गार देने, नौजवानों को उम्मीद देने के अंदर दिन रात मेहनत कर रहा था। ये गाली देता था, वो मंसूबे पे काम करते थे। ये गाली देते थे, ये गले से घसीट दो के नारे लगाते थे कंटेनर से, और वो उस वक़्त बिजली के मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे थे और पूरे मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। उस वक़्त भी 126 दिन यहाँ फसाद फैलाकर कब्रें खोदी गई डी चौक पर और हाथ में से खाली गए। इस्तीफ़ा उस वक़्त मांग रहे थे उस मुंतखब वज़ीर आज़म से। और आज भी आप देखें कि मुल्क के अंदर तामीर और तखरीब के दो किरदार हैं। तखरीब, खूनी मार्च, मुसल्ला अफराद और फितना और फसाद मचाने के लिए एक शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फ़र्क ज़रूर है, ये वही शख्स है जो 4 साल वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत रहा। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेरोज़गार किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग दी, 44,000 अरब का कर्जा दिया, मुल्क में महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई। ये वही शख्स है जो 4 साल दूसरों पर करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाता रहा और एक भी साबित नहीं कर सका। आज वही शख्स 4 साल के बाद फिर कंटेनर पर है और तखरीबकारी के ऊपर है, फितना और फसाद फैलाने के ऊपर है। और दूसरी तरफ आज अवाम ने देखा जब मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज भी 4 साल से बंद मंसूबा बिजली का, करोड़ डैम का, जो सीपैक का मंसूबा था, जिसको बंद रखा गया। कंपनी मिन्नतें करती रही उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान से, जो आज कंटेनर पे चढ़े हुए हैं कि हमें मिलने, ये सीपैक का मंसूबा है, लेकिन उनको किसी ने मिलना गवारा नहीं किया। परसों उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कांटेक्ट किया और आज वज़ीर आज़म साहब उस मंसूबे पर पहुंचे और उसको बहाल किया। और आज भी अवाम ने देखा कि एक तरफ तस्वीर थी तामीर की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो मुल्क में
बिजली के मंसूबे इनके बंद किए हुए जो नवाज शरीफ ने तोहफे दिए थे, जो 4 साल बंद रहे, उनको बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात मुल्क से महंगाई कम करने के काम कर रहे हैं, जो आवाम को रिलीफ देने के काम कर रहे हैं, जो इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले का मचाई हुई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माशी बहाली है उसको खुशहाली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आज वो देखी और दूसरी तरफ तस्वीर तखरीब कारी और फितना और फसाद की देखी, जो फिर कंटेनर के ऊपर है। किस मुंह से कंटेनर के ऊपर है? आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज़ की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? और दूसरी तरफ अवाम ने देखा पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम ने देखा पुलिस वालों पर हमले हुए, अवाम ने देखा कि असला बरामद इनके ओहदेदार और इनके ऑफिस होल्डर्स और इनके टिकट होल्डर्स के घरों से हुआ। अवाम ने देखा कि अवाम को सड़कों पर बुलाकर खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मोहलिक रहे, और देखा अवाम ने कि आज भी जबान से सिर्फ गाली निकल रही है, आज भी सिर्फ धमकी निकल रही है, आज भी सिर्फ फसाद और फितना मचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तखरीब और तामीर का फ़र्क है जो पाकिस्तान की आवाम ने ऐलान कर दिया है आज कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए। आज नौजवान ने ये ऐलान किया है कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें माशी बहाली चाहिए, हमें मुल्क के अंदर महंगाई को ख़त्म करना है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म करना है। आज मुल्क इस तरह के गैर मामूली हालात से गुजर रहा है जो इस फितना और फसाद का किसी तरह भी कबूल नहीं करेगा और मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज मुल्क में अवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि उनको ऐसी सियासत जिसमें गाली हो, जिसमें बदतमीज़ी हो, जिसके अंदर फसाद हो, जिसमें फितना हो, उसको आज अवाम ने मुस्तरद किया है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ पाकिस्तान की अवाम को, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आज उन नौजवानों को जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है। और फ़र्क रात के अंधेरे में झूठे मजमे को फोटोशॉप करके और कहा जाए ये लाइट, सारा कुछ लाइट का मसला होता है। आज दिन दिहाड़े फ़र्क सिर्फ लाइट का था। अवाम ने आपको हमेशा मुस्तरद किया है, पार्लिमान से अदम एतमाद के ज़रिए अवाम ने आपको निकाला है, जिसका जवाब आपको आज मिल गया है। 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है। आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अब बराए मेहरबानी मैं ये बात अवाम से भी कहना चाहती हूँ कि अब तामीर का सफ़र शुरू हो चुका है, अब तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, अब नौजवानों के लिए रोज़गार का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क में महंगाई ख़त्म करने का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर माशी बहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर सिर्फ इत्तेहाद, इत्तफाक, तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, जिसका फ़ैसला आज पाकिस्तान की आवाम ने सुना दिया है। और ये फ़र्क इमरान खान साहब को समझना होगा कि अब 22 करोड़ अवाम और नौजवान, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बहन, भाई सिर्फ पाकिस्तान में मुल्क की तरक्की चाहते हैं, और वो सियासत चाहते हैं जो कारकर्दगी और तामीर के ऊपर मबनी हो। वो सियासत चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो। और यही वो फ़र्क है जो इमरान खान साहब को समझना होगा। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम को दिखाए, उन्होंने हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग की, और आज जहाँ जहाँ पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया और जो लोगों को सड़कों के अंदर बुला के घरों की बेसमेंट में छुप गए, आज उनको भी पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। ये वो फ़र्क है जो इमरान खान साहब को आज के बाद समझ लेना चाहिए। और मैं आवाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से आज इनवाइट करती हूँ कि आए 28 मई को अब यौम तकबीर मनाएं, जब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जब पाकिस्तान की कौमी सलामती को और तमाम धमकियां होने के बावजूद
तमाम दबाव होने के बावजूद एटमी धमाके करके भारत को पैगाम दिया कि अब पाकिस्तान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नॉट, ये होता है। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ मिलके, जिन्होंने आज फसाद को मुस्तरद किया है, मैं एक और पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से देना चाहती हूँ कि आए यौम तकबीर मनाएं और 14 अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं गोल्डन जुबली मनाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को इनवाइट किया जाता है, तमाम तबके के लोगों को इनवाइट किया जाता है, नौजवानों को इनवाइट किया जाता है। अब पाकिस्तान आज के बाद सिर्फ खुशहाली के सफ़र को सेलिब्रेट करेगा, मुल्क के अंदर तरक्की के सफ़र को सेलिब्रेट करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के दोबारा से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में मुतासिर हुई है इज़्ज़त, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, आवाम का रोज़गार, नौजवान का रोज़गार और पाकिस्तान के अंदर तमाम वो सूबे जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की वजह से बंद पड़े थे, उसकी बहाली की मुबारकबाद पाकिस्तान की आवाम को देना चाहती हूँ जी। और एक और बात जी, मैं जो यासीन मलिक साहब का फ़ैसला आया है दिल्ली कोर्ट से, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यासीन मलिक साहब को कोई फ्री ट्रायल, एक्सेस टू काउंसलर, उनकी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं, तिहाड़ जेल में उनको रखा गया था। आज अदालत से में भी उन्होंने उस बहादुर बेटे के लिए की तरह जिसने तन्हा आज़ादी की ये जंग और उसकी तर्जुमानी की है, आज हिंदुस्तान में दिल्ली की कोर्ट से उन्होंने चंद सवालात किए जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। ये ह्यूमन राइट्स की भी भारत वायलेशन कर रहा है और उसके बाद ये तमाम उन एग्रीमेंट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है, जो 75 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह बर्बरियत और जुल्म के साथ ये भारतीय एजेंडा है। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं, हम उस सज़ा को भी मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की थी वज़ीर आज़म ने कि ये इसको टेकअप किया जाए, जिसको किया गया और इंशाअल्लाह ये इस तरह के फ़ैसले यासीन मलिक और कश्मीरी अवाम की किसी तरह भी हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ये वो खौफ है जो आज नज़र आ रहा है एक शख्स के बोलने से, एक शख्स के और आज़ादी की बात करने से। अगर डर नहीं लगता तो यासीन मलिक को बोलने दिया जाए, यही हमारा मुतालबा था और उनको उनकी सुनवाई हो। और उन्होंने आज जिस तरह अपना मुकदमा लड़ा है कोर्ट के अंदर, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। देखें, मैंने पहले जब टीवी चैनल्स पे चला तो मेरी स्टेटमेंट भी आई थी कि किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात या किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके मुताबिक उन्होंने मुज़ाकराती टीम गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने बना दी है और उसका मुज़ाकरात मेरे ख़्याल में रात को होना तय पाए हैं। और जिस तरह ये कोई मुआहदा और मुज़ाकरात होंगे उसको पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाएगा, क्योंकि ये टोला जो फसादी है, फितना है, इससे पहले ये आवाम से झूठ बोले, हम आवाम को उस मुआहदे की तफसील भी बताएंगे और जो जगह मुतय्यन की जा रही है जलसे के लिए उसके बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद यहाँ आकर इमरान खान साहब जितने भी लोग हैं सामने उनसे तकरीर करें और फिर घर जाएं और मुल्क की तामीर में, तखरीब में नहीं, मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डालें, जो आपके नसीब में तो है नहीं, लेकिन कोशिश करें, शायद अल्लाह ताला मदद करेगा।
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی تفصیل میں نے منگوائی ہے، جیسے ہی تفصیل سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ اب سپریم کورٹ، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سکھیرا صاحب کیبنٹ سیکرٹری ایک پروفیشنل آدمی ہیں، اور وہ اپنے فرائض کو اپنی منصب کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اپنے اختیارات کو بھی. اس کے بارے میں یہ ضرور تفصیلی بات بتانا چاہتی تھی، باقی چیزیں جو سامنے آئیں گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے گائیڈ لائنس دے دی گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں ایک وینیو فراہم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو اب کیا معاملات کس طرح حکومت اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے درمیان طے ہوں گے؟ کیا اب بات چیت کے عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے کہا تھا، پہلے ہم نے بات کر دی تھی کہ خونی مارچ اور فسادی مارچ کا اعلان کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کسی قسم کی، کیونکہ فسادی مارچ اور لشکر کشی اور مسلح جتھا جو ہوتا ہے وہ کسی قسم کی جمہوریت نہیں ہے، اور عوام کی حفاظت اور عوام کی سیکیورٹی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کو آج نبھایا گیا ہے. اور جو مذاکرات ہیں وہ اسی روح سے، اسی اسپرٹ سے اس کے اوپر مذاکرات اور معاہدہ ہوگا. وہ تمام چیزوں کی اجازت ہے جو پرامن ہوگی، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، جو کسی طرح بھی، کیونکہ دیکھیں آپ کا ماضی بڑا خطرناک ہے. انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، بل جلائے تھے، سول نافرمانی، پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے تھے. انہی کی وجہ سے آج پولیس شہید ہو رہی ہے، انہی کی وجہ سے آج پولیس والوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، انہی سے اسلحہ نکلا ہے، بلٹس نکلے ہیں، انہی لوگوں کے پاس سے ڈنڈے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، انہی لوگوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا تھا. لیکن وہ تمام چیزیں جو پرامن احتجاج کے زمرے میں آتی ہیں، احتجاج نہیں، جلسہ، جو انہوں نے کہا ہے کہ آ کے یہاں جلسہ کر لیں، اسی کے روح سے مذاکرات اور معاہدہ ہوگا. عوام کی تکلیف کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. آپ نے دیکھا کہ آج ٹولیاں 200 100 10 20، لیکن کیونکہ بچوں کے پیپرز آج سالانہ پیپرز کینسل ہوئے، مریض آج ہسپتال نہیں پہنچ سکے، ٹریفک جیم جو انہوں نے ٹائر جلانے کی کوشش کی، تشدد کرنے کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد سارا پرامن ہو گیا. لاہور کی خالی سڑکیں بھی آپ نے دیکھی، لوگ گھروں میں بیسمنٹس میں چھپ کر اگر کالز دیں گے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کال دیں گے تو عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے. پاکستان کی عوام کو شعور ہے، پاکستان کی عوام ملک کی ترقی چاہتی ہے، تخریب نہیں. تو میں مریم دو سوال ہے، ایک تو انٹرنیٹ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ نے آرڈر جاری کیا کہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، دوسرا فیض آباد اور دوسرے راستے کھل چکے ہیں، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر عمران خان بیٹھنے کا اور ڈی چوک کی طرف جانے کا اعلان کر دیتے ہیں تو کیا لائے عمل ہوگا؟ اور مذاکراتی کمیٹی میں کیا مسلم لیگ نون کے جو بتایا جا رہا ہے قابلین کے علاوہ ادھر حلقوں میں سے؟ دیکھیں، مذاکرات کی میں یہ بھی بتاتی چلوں، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ لوگ ضرور رپورٹ کریں. مذاکرات کی اور معاہدے کی پٹیشن سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب لے کر گئے ہیں، یہ میں واضح کر دوں. اور اب جو پٹیشن لے کر گئے ہیں اس پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے پابند ہیں. اس کی اگر وائلیشن ہوگی تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں، نہ یہ کسی معاہدے کو پورا کرنا جانتے ہیں، نہ کسی وعدے کو پورا کرنا جانتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے وفا کیا ہوتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کسی کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے. احسان فراموش شخص ہے، اس لیے ان پہ کسی قسم کا یقین نہیں ہے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے اس کی پوری امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کے پابند ہیں عمران خان صاحب، اور اس معاہدے میں یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی. بہت شکریہ. اچھا جی آپ نے آج کا یہ جو مارچ تھا اس کو آپ کی گورنمنٹ نے بہت اچھی طرح سے ٹیکل کیا اور اس کو روک لیا، لیکن جو کورٹ کا آرڈر ہے کہ اسلام آباد میں انہیں H9 میں جمع ہونے کی اجازت ہے، راستے جیسے میرے ساتھی نے کہا کھل گئے ہیں، وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو اسی جگہ تک محدود رکھنے کے لیے آپ کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ ابھی اگر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھیں، جو آپ کو شاید ابھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ لوگ پریس ٹاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ڈی چوک کے اوپر اس وقت جو مسلح افراد ہیں، جو بھی مجھے اسکرین پر آ رہا ہے، انہوں نے میدان جنگ بنا دیا ہے ڈی چوک کو.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرامن ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر فیصلے کے بعد یہ وہ سکرینز کے ویژولز ہیں جو آپ کی سکرینز دکھا رہی ہیں اس وقت. یہ ہے ان لوگوں سے معاہدہ. یہ سپریم کورٹ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کی ایکٹیویٹی ہے جو عمران خان کے حکم کے اوپر ہو رہی ہے. یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جا رہی ہے. یہ ڈی چوک پر جو اس وقت, لیکن اب میں بتانا چاہتی ہوں, کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان ہوا, خدا نخواستہ کسی بلڈنگ کا نقصان ہوا, کسی شہری کا نقصان ہوا, اس سارے کی ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ہے. آج سپریم کورٹس بھی اس وقت یہ ویژولز دیکھ رہی ہوگی کہ حکومتی لوگ کے ساتھ جو ہمیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مذاکرات ان کے ساتھ کریں, اور حکومت کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت مذاکرات کے لیے تیاری شروع کر رہی ہے, اور یہ جتھا ڈی چوک کے اوپر کیا مناظر دے رہا ہے, یہ ہے وہ اصل حقیقت, یہ ہے وہ فرق تخریب اور تعمیر کا جس کے اوپر میں نے یہ پریس ٹاک کی ہے. پاکستان کے اندر انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے, جو دوست ممالک کو انہوں نے ناراض کیا ہوا تھا, IMF کے معاہدہ جو انہوں نے اپنے دستخط سے خود اپروو کیا, اس کے اندر جو معاشی بدحالی ہوئی, یہ میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ معاشی بحالی شروع ہو چکی ہے. دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں, جس کے ڈر اور خوف میں یہ دھرنا اور یہ گنڈا گردی ہو رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ خوف صرف اس بات کا ہے کہ ہم کہیں یہ نہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے, اور خوشخبری اب صرف انشاءاللہ موجودہ حکومت کا مقصد ہی پاکستان کی عوام کو اب صرف خوشخبری اور خوشحالی دینا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں. اور لیکن یہ میں ضرور بتاتی چلوں کہ ان کی طرح نہ کشکول لے کر گئے ہیں نہ ہاتھ پھیلائے ہیں. ہم نے اسٹریٹجک پارٹنرشپس, منصوبے, پروجیکٹس کے ذریعے یہ ساری فنڈنگ جو اب آئے گی وہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے روزگار لائے گی. جیسے سی پیک تھا, سی پیک کوئی کشکول نہیں تھا, سی پیک ملک کی ترقی کے لیے ایک معاشی منصوبہ تھا جس نے نوجوان کو روزگار دیا, ملک کے اندر منصوبے دیے, ملک کے عوام کو ریلیف دیا. اسی طرح جب ویژن ہو ملک کے اندر تعمیر کا, جب ویژن ہو ملک کے اندر منصوبوں کا جو پاکستان کی عوام کی ترقی کے اوپر مبنی ہو, تو پھر کشکول نہیں ہوتا, پھر منصوبے ہوتے ہیں, ترقی ہوتی ہے, روزگار ہوتا ہے. اور اسی ویژن کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دن رات کام کر رہے ہیں.